गुड मॉर्निंग सभी को, जो ऑनलाइन है जो ऑफलाइन है सभी को। और हम लोग तर्क भाषा पढ़ रहे थे। तर्क भाषा में सबसे पहले हमने कितने पदार्थ देखे थे? 16। ठीक है, 16 पर हमने तर्क भाषा के अंतर्गत देखे थे। और ये जो 16 पदार्थ हैं, उनका हमें क्या करना है? सबसे पहले नामोल्लेख करना है, यानी कि उद्देश्य, यानी कि नामोल्लेख। फिर उसके पश्चात उनका लक्षण करना है। और फिर उसके बाद उन 16 पदार्थों का जो लक्षण दिया गया है वो उचित है या नहीं, इसकी हमें परीक्षा करनी है। यही हमने आपको बताया था कि त्रिविधा शास्त्र वृत्ति होती है, कि सबसे पहले जो है कोई नामोल्लेख किया जाता है, उद्देश्य कथन किया जाता है, फिर उसका लक्षण दिया जाता है। और फिर उसके बाद वह लक्षण उस पर घटित हो रहा है या नहीं, यह जो है परीक्षण किया जाता है। तो सबसे पहला जो पदार्थ था हमारा क्या? प्रमाण, है ना। तो प्रमाण का जो लक्षण हमने देखा था वह था प्रमाकरणम प्रमाणम। ठीक है, प्रमाकरणम प्रमाणम, यानी कि प्रमा के करण को क्या कहा जाता है? प्रमाण कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है प्रमाण क्या है? लक्ष्य है। और जो है प्रमा और करण, ये दो पद क्या है? लक्षण है। किसका लक्षण बता रहे हैं? प्रमाण का। तो अब यहाँ पर पहला सवाल उठा कि प्रमा किसे कहते हैं। तो प्रमा का उत्तर क्या मिला? यथार्थ अनुभव प्रमा। यथार्थ अनुभव को क्या कहा जाता है? प्रमा कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर यथार्थ पद का प्रयोग क्यों किया गया है, अनुभव पद का प्रयोग क्यों किया गया है, यह हमने पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से देख लिया था और आपको हमने लिखवा भी दिया था। अब आते हैं करण पर। दूसरा पद है प्रमाण के लक्षण में दूसरा पद क्या है? करण। प्रमा हो गया, अब करण देखते हैं। करण, वैसे तो हम व्याकरण में जानते हैं करण संज्ञा का सूत्र पढ़ा है हम सबने। करण एक कारक है और उसका सूत्र क्या है? साधकतमम करणम। क्रिया अपनी कर्ता अपनी क्रिया की सिद्धि में जिससे सबसे अधिक सहायता लेता है, उसकी करण संज्ञा होती है। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी करण का है। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं करण का लक्षण, किम पुनः करणम साधकतमम करणम। करण क्या है? साधकतमम करणम। साधकतम कर जो है जो अत्यधिक साधक हो। तम प्रत्यय लगा हुआ है ना, साधक में तम प्रत्यय लगा है, जो कि अतिशयता बताने के अर्थ में है, अत्यधिक है यहाँ पर जो है, वह बताने के अर्थ में है। तो साधकतम की अर्थात साधकतम की क्या कौन सी संज्ञा होती है? करण संज्ञा होती है। फिर आगे इन्होंने बताया है कि साधकतम किसे कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं अतिशयतम साधकम साधकतमम प्रकृष्टम कारणम इत्यर्थः। यानी कि जो है अतिशयित साधक हो, किसी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक हो, उसकी जो है उसको क्या, वह क्या है? प्रकृष्ट कारण है, वह सबसे ज्यादा जरूरी कारण है जो कि क्रिया की सिद्धि में अनिवार्य होता है, वह क्या होता है? करण होता है। अच्छा, यहाँ पर करण दो बातों में आप समझिएगा। करण यानी कि वह साधन जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि हो रही है। दूसरा, वह जो कि क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साधकतम है, जो क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा सहायक है, वह है करण। ठीक है, यही बात इन्होंने कही है कि अतिशयित साधक की साधक को जो है ही साधकतम है। और साधक में कौन सा प्रत्यय हमने आपको बताया? तमप प्रत्यय। ठीक है, और पाणिनि ने भी अपने व्याकरण में कुछ ऐसा ही लक्षण दिया है। क्रिया क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है कर्ता के लिए, वो क्या होता है? करण होता है। जैसे कि उदाहरण आपने पढ़ा होगा ना, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता जो राम है, वह किसके द्वारा मार रहे हैं? बाण से मार रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सहायक क्या है? बाण है। तो इसलिए यहाँ पर उसकी करण संज्ञा होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो भी क्रिया आप संपन्न करेंगे, उसमें जो भी आपका सहायक होगा या जो सबसे ज्यादा क्रिया के लिए अनिवार्य होगा, वह क्या कहलाएगा? करण कहलाएगा। अभी यहाँ पर एक शब्द और आया है, लिखा हुआ है अतिशयतम साधकम साधकतमम प्रकृष्टम कारणम इत्यर्थ। एक शब्द आ गया यहाँ पे, कारण। ठीक है, और कारण जो है ये आपका न्याय दर्शन का चाहे वैशेषिक दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कारण के बारे में इन्होंने क्या कहा है। तो देखिए कारण के बारे में कह रहे हैं, यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतो अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम् यथा तंतु वेमादिकम पटस्य कारणम। इनका कहना है
कि यस्य कार्यात, जिसका कार्य के पूर्व भावो, जिसका कार्य की उत्पत्ति के पहले होना निश्चित हो, नियत हो, और जो अनन्यथा सिद्ध हो। अनन्यथा सिद्ध का मतलब जो अन्यथा सिद्ध ना हो, बताएंगे अभी डिटेल में। वह क्या कहलाता है? कारण कहलाता है। मतलब कि कुछ बातें हैं कारण के लिए। सबसे पहली बात कि जो कार्य के ठीक पहले हो, ठीक है, कार्य के ठीक पहले हो, और वो भी कैसा हो? नियत हो, निश्चित रूप से हो। दूसरा, अनन्यथा सिद्ध ना हो, ठीक है। वह अनन्यथा सिद्ध जो है, मतलब कि कहीं और जो है अनन्यथा, सॉरी, अन्यथा सिद्ध ना हो, वह अनन्यथा सिद्ध हो, यानी कि कहीं और उसकी सिद्धि ना हो चुकी हो। जैसे कि अब इसको समझिए, नियत शब्द का प्रयोग लक्षण में किया गया है। जैसे आप मान लीजिए कि बैठे हैं खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आप बैठे हैं, और थोड़ा सा आपका जो रसोई घर है वो खुले में है। तो आपके जो है खाना बनाते समय एक पालतू कुत्ता आ जाता है आपके घर का, वो आकर के आपके पास बैठ जाता है। तो क्या वह पालतू कुत्ता जो है आपके उस कार्य के प्रति उत्तरदायी है? नहीं। क्योंकि उस अगर वो कुत्ता बैठा हुआ है और कभी हट भी जाएगा, तो क्या आपके कार्य पे कोई असर पड़ेगा उसका? नहीं पड़ेगा। क्योंकि कार्य के लिए उसका होना अवश्यम भावी नहीं है कि वह वहां पर मौजूद होगा तभी हम काम करेंगे, नहीं। जैसे कि अगर आटा नहीं है तो हम रोटी नहीं बना सकते, लेकिन कुत्ता रहे ना रहे, उससे हमारी रोटी पे क्या असर पड़ने वाला है? कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्य की उत्पत्ति के पहले जिसका होना वहां पर नियत हो, ठीक है, वह जो है कार्य की उत्पत्ति, वह क्या है? कारण है। सबसे पहली बात कि कार्य की उत्पत्ति के पहले जिसका होना निश्चित हो, जिसके बिना कार्य हो संपन्न होगा नहीं, वह क्या होगा? कारण कहलाएगा। दूसरी बात इन्होंने जो महत्वपूर्ण बताई है वो है अनन्यथा सिद्ध। अब इसको इस तरीके से समझिए कि अगर जो है आपको निकालना है, बनाना है नींबू का शरबत, ठीक है, एक उदाहरण दे रहे हैं सामान्य सा। आपको बनाना है नींबू का शरबत, तो आपको उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? नींबू। और वही नींबू किसी ने निचोड़ के रखा हुआ है, तो क्या खाक शरबत बनाएंगे? है ना? तो वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर वह कारण कहीं और यूज किया जा चुका है, ठीक है, अन्यथा सिद्ध है, ठीक है, मतलब कहीं और उसका इस्तेमाल किया जा चुका है, तो क्या वह आपके कार्य की सिद्धि कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यही बात यहाँ पर कही है कि कारण होने के लिए दो बातें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिसका कार्य की उत्पत्ति के ठीक पहले होना जरूरी है, और दूसरा, वह अन्यथा सिद्ध ना हो, मतलब किसी और कार्य को उसने न संपन्न किया हो, उससे हम क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। क्लियर है? आप सबको क्लियर है? अब यहाँ पर इन्होंने जो उदाहरण दिया है उसे देख लेते हैं। यथा तंतु वेमादिकम पटस्य कारणम, जैसे कि तंतु वेमा आदि पट के कारण है। वेमा जो है एक प्रकार का जो है यंत्र होता है जिससे बुनाई का काम किया जाता है, तुरी वेमा इत्यादि। तो जैसे कोई कपड़ा बनाया जाता है, तो कपड़ा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? धागा, ठीक है, उसको बनाने वाला यंत्र। और इसके अलावा जरूरी क्या है? जुलाहा, जो कपड़े बनाएगा। इसी प्रकार से घड़ा बनाने के लिए क्या अनिवार्य है? मिट्टी, ठीक है, मिट्टी। चक्र जिसपे कि जो है घुमा करके जो है घड़ा बनाया जा रहा है, डंडा अनिवार्य है। और फिर उसके बाद क्या अनिवार्य है? कुम्हार। तो इतनी चीजें वहां पर होनी अनिवार्य है। और ये कार्य के ठीक पहले, कार्य की उत्पत्ति के ठीक पहले होनी अनिवार्य है। प्रसंगवश अगर वहां कोई गधा बैठा हुआ है, ठीक है, उसका मन है बैठने का, तो जो है वहां पर उसको जो है क्या मानेंगे? उसको क्या मानेंगे? कारण? नहीं। वो बैठा हुआ है, वो नहीं भी होगा तो भी हमारा कार्य होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास जो अवश्यम, जो हमारे लिए अवश्य आवश्यक चीजें हैं वो तो हमारे पास है ही। घर गधा आवश्यक तो है नहीं, इसीलिए जो कार्य के ठीक ठीक पहले जो है मौजूद है, मौजूद उपस्थित हो, जो कार्य के प्रति उत्तरदायी हो, और अन्यथा सिद्ध ना हो, अनन्यथा सिद्ध हो, मतलब कि पहले उनसे वो क्या कार्य ना हो चुका हो, तो फिर जो है वह उससे कार्य की उत्पत्ति होती है, वह कारण कहलाता है। जैसे कि अगर तिल से आपको तेल निकालना है, और तिल को अगर आप पहले पेर चुके हैं, तो क्या तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा ना।
तो उसी प्रकार से अगर जो है कोई कार्य कोई जो है संपन्न किया जाना है, उसका जो कारण है वो पहले कहीं उपस्थित हो चुका है, पहले कहीं प्रयुक्त किया जा चुका है, तो वह कारण नहीं हो सकता। तो कारण के लिए दो चीजें क्या अनिवार्य है? पहला, नियत होना चाहिए, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व निश्चित रूप से उपस्थित होना चाहिए। और दूसरा, अन्यथा सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा सिद्ध होना चाहिए का मतलब अन्यथा सिद्ध नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए। हाँ, अब ये बात जो मैंने आपको बताई है, इस बात को किताब में इन्होंने कहा हुआ है, यद्यपि पटोत्पत्तौ दैवाद आगतस्य रासभारेः पूर्व भावो विद्यते, तथापि नासौ नियतः। कह रहे हैं कि यद्यपि पटोत्पत्तौ, पट की उत्पत्ति, पट मतलब कपड़ा, तो कपड़े की उत्पत्ति या कपड़ा बनाते समय दैवाद आगतस्य, दैवाद मतलब संयोगवश, आगतस्य मतलब आए हुए, रास भारेह, रासव यानी कि गधे को कहते हैं, तो गर्दभ इत्यादि जो है का भी पूर्व भाव विद्यते, पूर्व भाव हो सकता है ना। संयोगवश कहीं से टहलता हुआ चला आया गधा, तो जो है कपड़े की उत्पत्ति के समय वह वहां हो सकता है, तथापि फिर भी नासौ नियता, वह क्या नहीं है? नियत नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर बार जब आप कपड़ा बनाइए तो वो गधा लाइए, कोई मतलब तो है नहीं गधे का। ठीक, तो जो है वह जो है भले ही संयोगवश वहां पे चला आया है, या फिर हम खाना बना रहे तो हमारी कोई फ्रेंड आकर के बैठ गई, तो उसका हमेशा फ्रेंड का वहां रहना जरूरी है? यह जरूरी नहीं है, नियत नहीं है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर इन्होंने कही है। और इसके बाद इन्होंने कहा है, तंतु रूपस्य तु नियतः पूर्व भावो अस्य त्येव किंतु अन्यथा सिद्धः पट रूप जननो पक्षित्वात् पटम प्रत्यपि कारणत्वे कल्पना गौरव प्रसंगात। ठीक, और यही बात कह रहे हैं कि जो है पट की उत्पत्ति में तंतु के रूप का नियत पूर्व भाव जो है वह पहले से तो है ही, किंतु वह अन्यथा सिद्ध है, क्योंकि पट के रूप के उत्पादन में ही वह चरितार्थ हो चुका है। अतः यदि उसे पट के प्रति कारण माना जाए तो कल्पना गौरव होने लगेगा। मतलब कि रूप पट का रूप यानी कि अगर रेशमी कपड़ा, रेशमी धागा लिया है तो उससे कौन सा कपड़ा बनेगा? रेशमी कपड़ा बनेगा। सूती लिया है तो सूती कपड़ा बनेगा। तो यहाँ पर जो है जो तंतु रूप है वह जो है पट रूप के प्रति जिम्मेदार है, न कि पट के प्रति। पट के प्रति कारण क्या है? तंतु, धागा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके भेद प्रभेद क्या है। ठीक है, यह जो कारण है इसके कितने भेद हैं? तो कारण के तीन भेद हैं। आपने तर्क संग्रह भी पढ़ा था, याद होगा, वैसी ही चीजें हैं यहाँ पर भी। तीन भेद हैं। कौन कौन से? समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। ठीक है, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण, ये तीन कारण हैं। उसमें से समवायी समझना आसान है, निमित्त समझना आसान है, बीच में थोड़ा सा टेढ़ा आपको लग सकता है असमवायी, क्योंकि काफी बच्चों को वो कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन खैर, उस चीज को भी क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं समवायी कारण की तरफ। समवायी कारण के लिए इन्होंने कहा है, तत्र यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणत्वम। लिखा हुआ है कि जिसमें कार्य समवाय संबंध से उपस्थित होता है, ठीक है, वह क्या है? समवायी कारण है। जिसमें कार्य समवाय संबंध से उपस्थित होता है वह समवायी कारण है। जैसे इन्होंने बताया है, तंतवः पटस्य समवायी कारणम। जैसे तंतु क्या है? पट का समवायी कारण है। मैम ठीक, आवाज नहीं आ रही। यहाँ सबको दिक्कत है? सारे लोग की तरफ दिक्कत है? अगर सारे लोग की तरफ दिक्कत है तो बताइए, अगर आपकी तरफ की दिक्कत है स्तुति, तो आप फिर से जो है मीटिंग से एग्जिट करके जुड़िए। हाँ, तो कह रहे हैं, अ, यहाँ पर इन्होंने कहा है समवाय संबंध से। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ जो संबंध है के हैं समवाय और संयोग।
याद रखिएगा, संयोग मतलब भी जुड़ना होता है, समवाय मतलब भी जुड़ना होता है। लेकिन संयोग कैसा होता है? अनित्य होता है। और समवाय कैसा होता है? नित्य होता है। याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। संयोग हमेशा क्या होगा? अनित्य होगा। लेकिन समवाय कैसा होगा? नित्य होगा। कैसे? देखिए, जैसे कि ये जो है मोबाइल है, इस मोबाइल को हमने मेज पर अपने हाथों पे रखा, मेज पे रखेंगे तो दिखेगा नहीं उन लोगों को। हाथ पे रखा तो क्या ये हमारे हाथ से चिपक गया है? नहीं। अभी क्या है, हमारे हाथ से इस मोबाइल का कैसा संबंध है? संयोग संबंध है, क्योंकि अनित्य है। हम अभी रख देंगे मेज पर या पर्स में तो हमारा संबंध इससे खत्म। ठीक। लेकिन समवाय क्या होता है? कभी खत्म नहीं होता हुआ संबंध। ठीक है। जैसे कि धागा है, धागे को मिला करके आपने क्या बनाया? कपड़ा बनाया। अब वो कपड़ा फट भी जाए, ठीक है, तो भी उसमें क्या होगा? धागा तो रहेगा। है ना? हम नया नया कपड़ा लाए, कपड़े को हमने बेहतरीन इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद क्या बना देते हैं? धीरे धीरे उसको पोंछना बना देते हैं कपड़े को। है ना? अमूमन ऐसा होता है कि उसको फिर पहले तो झाड़न बनाते हैं, जो है चीजों को धूल हल्का फुल्का सूखा साफ करने के लिए। फिर उसको गीला करके हम बढ़िया रगड़ रगड़ के पोछा भी लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह जो वस्त्र है, वह अपने अस्तित्व को धीरे धीरे जो है हो सकता है, लेकिन वहां पर भी उसका क्या बना हुआ है? जो धागा है, जो तंतु है, वो बना हुआ है। यानी कि जब तक वो जो है भले ही कपड़ा नष्ट हो जाएगा, लेकिन धन तंतु नष्ट नहीं होगा। तो यानी कि जो इन दोनों का संबंध है वो कैसा है? समवाय संबंध है। ठीक है। क्योंकि अगर आप कहें कि हम संबंध तोड़ के रहेंगे दोनों का, ठीक है, आपने धागा नोच दिया, ठीक है, कपड़ा फाड़ दिया, तो भी क्या है? धागा तो है ही। तो इसका मतलब क्या है? जो कपड़े का तंतु के साथ संबंध है वो कैसा संबंध है? समवाय संबंध है। ठीक है। इसी प्रकार से घड़ा बनाया, घड़ा बनाया तो घड़े में क्या जरूरी है? मिट्टी। तो घड़े का समवायी कारण क्या हुआ? मिट्टी। ठीक है। अब घड़े को आप जैसा आकार प्रकार दिए, फिर उसको यूज किए, फिर उसके भले ही उसको फोड़ दिए, तो क्या बचा? मिट्टी। तो यानी कि जो है, जो जिस कार्य की उत्पत्ति में सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसका संबंध कैसा हो? समवाय संबंध हो, वह क्या है? समवायी कारण है। ठीक है। जिस जहाँ तो यही लिखा है इन्होंने कि समवायी कारण वह है जिनमें कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। ठीक है। कार्य जो है वह समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, मतलब हमेशा रहने वाला रहता है। ठीक है। तो वह क्या है? समवायी है। समझिए। समवायी कारण क्लियर है? सरिता दीदी, बताएं। जो बात अभी हमने आपसे कही कि संबंध दो प्रकार के होते हैं वगैरह वगैरह, इसी बात को इन्होंने तर्क भाषाकार ने आगे स्पष्ट किया है। देखिएगा, इन्होंने कहा है कि द्विविध संबंध संयोग समवायश्चेति तत्रायुत सिद्धयोः संबंधः समवायः अन्यो अन्ययोस्तु संयोग एव। दिखा? इसका अर्थ समझिए। इन्होंने कहा है कि संयोग संबंध जो है वो दो प्रकार का होता है, संयोग तथा समवाय। उनमें से जो अयुत सिद्ध पदार्थों का संबंध है वह समवाय संबंध कहलाता है, किंतु जो अन्य दो पदार्थों का संबंध है वह संयोग ही है। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया, क्या? अयुत सिद्ध। है ना? अयुत सिद्ध। और अयुत सिद्ध शास्त्रीय भाषा में हम देखेंगे, और व्यवहारिक भाषा में जो है हमने आपको बता दिया है। ये क्या कहते हैं? अयुत सिद्ध को देखते हैं। ये कहते हैं, ययोर मध्ये एकम अविनश्यद पराश्रितमेव अवतिष्ठते तावयुत सिद्धौ तदुक्तम तावेवायुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ ययोर्द्वयोः अनश्येदकमपराश्रितमेव अवतिष्ठते। कह रहे हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, अयुत सिद्ध को। जिन दो पदार्थों में से, जाहिर सी बात है कि जब संयोग होता है, जब संबंध होगा तो दो पदार्थों का होगा। ठीक है। तो कह रहे हैं, जिन दो पदार्थों में से एक अविन्यस्त अवस्था में दूसरे पर आश्रित ही रहता है, वे दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध कहलाते हैं। ठीक है। जैसा कि कहा गया है, उन दोनों को अयुत सिद्ध जानना चाहिए।
जिन दोनों में से एक नष्ट ना होता हुआ दूसरे के आश्रित ही रहता है। ठीक है, यानी कि अ, तो दो पदार्थ हैं जो आपस में मिल रहे हैं, उनमें से एक तब तक दूसरे पर आश्रित रहेगा जब तक जो है अविनश्यत अवस्था बनी रहती है। जब तक कि जो है विनाश की अवस्था नहीं आती तब तक वह उस पे आश्रित रहता है। ठीक है, आप कपड़ा जला देंगे तो क्या हो जाएगा, तब तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो है जब तक आप कपड़े को नष्ट नहीं करते, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, तब तक जो है उसमें धागा रहता है। तो यानी कि यह जो संबंध है, यह कैसा संबंध है, अयुत सिद्ध यानी कि समवाय संबंध है। इस प्रकार के दो पदार्थ जिसमें कि एक जो है कैसी अविनश्यत अवस्था तक दूसरे पर आश्रित रहता है, वह क्या कहलाता है, समवाय कहलाता है, उसे अयुत सिद्ध कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अयुत सिद्ध क्या है तो आप इस कारिका को याद कर लीजिएगा कि अयुत सिद्ध किसे कहा जाता है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि आपके लघु उत्तरीय वगैरह के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, ये तो हो गया आपका समवाय संबंध।